नमस्ते एवरीवन। बैगला 137 इस पेपर का नाम है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। तो दोस्तों जून 2023 में जो पेपर आया उसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, उसको अपन रीड करते हैं। सबसे पहले रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो अपने को ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पढ़ते हैं। एज ह्यूमन बींग्स वी आर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ दोज अराउंड अस। देखो, इंसान होने के नाते हम एक दूसरे के साथ में लगातार संपर्क में रहते हैं, लगातार एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिर ऐसे कुछ विचार बनाते हैं अपन दूसरों के बारे में, दूसरों के चरित्र के बारे में जो हमारे आसपास होते हैं। A character in literature and drama is the representation of a person or people in a story or play। देखो, जो लिटरेचर और ड्रामा में जो कैरेक्टर होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? एक इंसान को। ठीक है, कोई कहानी या फिर किसी ड्रामा में कोई कैरेक्टर वो किसी इंसान को रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर्स कैन बी फिक्शनल और बेस्ड ऑन रियल पीपल। चरित्र है वो फिक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि मनगढ़ंत हो सकता है, और वह किसी एक वास्तविक इंसान के जीवन पर आधारित भी हो सकता है। एंड दे कैन बी प्रोटोगनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट का क्या मतलब होता है? मुख्य नायक। मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी और द एंटागोनिस्ट द कैरेक्टर हु अपोज द प्रोटोगनिस्ट। देखो, प्रोटोगनिस्ट क्या होता है लिटरेचर के अंदर? मुख्य नायक होता है, ठीक है। और एंटागोनिस्ट कौन होता है? जो कि प्रोटोगनिस्ट को अपोज करता है, उसका विरोध करता है, ठीक है, या फिर उसके विपरीत रहता है। तो प्रोटोगनिस्ट हो गए मुख्य नायक, जबकि इसके विपरीत जो कैरेक्टर रहेगा उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं लिटरेचर में। तो इन लिटरेचर एंड ड्रामा द कैरेक्टर इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड यूजिंग फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के चरित्र की विशेषताएं। ठीक है, तो देखो, किसी साहित्य में और या फिर किसी भी ड्रामा में द कैरेक्टर इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड, जो चरित्र होता है, ठीक है, सॉरी, जो पात्र होता है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? फिजिकल रूप से, इमोशनल रूप से और साइकोलॉजिकल चरित्र की विशेषताओं से किसी भी एक कैरेक्टर को डिफाइन अथवा परिभाषित किया जाता है। The physical traits of a character can be described using details such as height, weight, hair color, clothing। तो देखो, किसी भी पात्र के जो फिजिकल चरित्र की विशेषताएं होती है उनको कैसे वर्णन किया जा सकता है कि उसकी हाइट क्या है, उसका वजन क्या है, उसका हेयर कलर क्या है, उसका कैसे ड्रेसिंग सेंस है, कैसे कपड़े पहनता है। द इमोशनल ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग डिटेल्स सच एज देयर मूड, टेम्परामेंट एंड एटीट्यूड। तो देखो, किसी भी कैरेक्टर के जो भावनात्मक चरित्र की विशेषताएं होती है उनको कैसे वर्णन किया जा सकता है? उसका मूड क्या है कैरेक्टर का, टेम्परामेंट क्या है, ठीक है, एटीट्यूड, उसकी अभिवृत्ति कैसी है। द साइकोलॉजिकल traits of a character can be described using details such as their motivations, beliefs and values। तो देखो, किसी भी चरित्र, किसी भी पात्र की जो मनोवैज्ञानिक चरित्र की विशेषताएं होती है उनका कैसे वर्णन किया जा सकता है कि उसके पास में कितनी मोटिवेशन है, उसके क्या क्या आस्था, श्रद्धा, विश्वास है और तथा उसके मूल्य क्या है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए कैरेक्टर ट्रेट कैन चेंज थ्रू आउट द स्टोरी। एक जो पात्र होता है, ठीक है, लिटरेचर के अंदर जो पात्र होता है उसके चरित्र की विशेषताएं पूरी कहानी के दौरान बदल सकती हैं। एज द कैरेक्टर गोज थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, वह जो पात्र होता है वो अलग अलग अनुभवों से गुजरता है। एंड लर्न्स फ्रॉम देम, और उनसे सीखता है। दिस में बी कॉल्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होता है? पात्र का विकास कैसे होता है कि वह अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजरता है और उसके जो चरित्र की विशेषताएं वो बदलती रहती हैं। देखो, अब अपन सवाल देख लेते हैं कौन कौन से सवाल हमें अटेम्प्ट करने हैं। ए बी सी डी ई। ठीक है, पहला सवाल पढ़ते हैं। व्हाट इज कैरेक्टर इन लिटरेचर एंड ड्रामा? साहित्य और ड्रामा के अंदर, ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है वो आपको बताना है।
दूसरा, व्हाट आर थ्री मेन वेज इन विच ए कैरेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड, एक चरित्र सॉरी एक पात्र को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, तीन तरीके बताने हमें, ठीक है, पैसेज में देखकर। सी वाला, हाउ कैन ए कैरेक्टर ट्रेट कैन चेंज थ्रू आउट ए स्टोरी, मतलब एक जो पात्र होता है उसके चरित्र की विशेषताएं पूरी कहानी के दौरान कैसे बदलती है, वो हमें बताना है। फिर फोर्थ है, हाउ कैन ए कैरेक्टर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स बी डिस्क्राइब्ड, किसी भी एक पात्र की जो मनोवैज्ञानिक चरित्र की विशेषताएं होती है उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है। फिर ई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्रोटोगोनिस्ट एंड एन एंटागोनिस्ट इन ए स्टोरी, मैंने आपको बताया था कि प्रोटोगोनिस्ट मुख्य नायक होता है, जबकि मुख्य नायक के विपरीत जो पात्र होता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं कहानी में। तो इन्हीं के आंसर अपन देखते हैं। हर एक सही आंसर के लिए अपने को 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि टोटल अपने को 10 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। देखो मैं पढ़ के रीड करता हूं, व्हाट इज द कैरेक्टर इन लिटरेचर एंड ड्रामा, ये अपना पहला सवाल था, पहला क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें देखो, ए कैरेक्टर इन लिटरेचर एंड ड्रामा is the representation of a person or people in a story or play. Character can be fictional or based on real people. तो जैसा कि हमने पैसेज पढ़ा था, कैरेक्टर क्या होता है लिटरेचर और ड्रामा में, कि यह प्रतिनिधित्व करता है किसी एक ऐसे इंसान का कहानी के अंदर जो चल रहा होता है, ठीक है। और जो कैरेक्टर होता है, जो पात्र होता है, वो फिक्शनल भी हो सकता है और किसी एक वास्तविक इंसान पर भी आधारित हो सकता है। पहले ही सवाल का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री मेन वेज इन विच ए कैरेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड, मतलब तीन ऐसे कौन से तरीके हैं कि जिसके माध्यम से या जिनका प्रयोग करके किसी भी पात्र को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इन लिटरेचर एंड ड्रामा द कैरेक्टर इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड यूजिंग फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, ठीक है। तो तीन तरीकों से अपन किसी भी एक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, फिजिकल रूप से, इमोशनल रूप से और साइकोलॉजिकल रूप से। तीसरा है, हाउ कैन ए कैरेक्टर ट्रेट चेंज थ्रू आउट ए स्टोरी, मतलब किसी एक पात्र की जो चरित्र की विशेषताएं होती है वो पूरी कहानी के दौरान कैसे बदल सकती है। तो इसका आंसर देखते हैं। ए कैरेक्टर ट्रेट कैन चेंज थ्रू आउट द स्टोरी एज द कैरेक्टर गोज थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड लर्न्स फ्रॉम देम, जब एक पात्र है वो कहानी में अलग अलग अनुभवों से गुजरता है, उनसे सीखता है, तो कैरेक्टर की जो चरित्र की विशेषताएं होती है वो भी बदल जाती है। फोर्थ है, हाउ कैन ए कैरेक्टर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स बी डिस्क्राइब्ड, किसी भी एक पात्र की जो मनोवैज्ञानिक चरित्र की विशेषताएं होती है उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है। तो इसका बड़ा आसान सा आंसर है, द साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर, मतलब किसी भी एक पात्र की जो मनोवैज्ञानिक चरित्र की विशेषताएं कैन बी डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया जा सकता है यूजिंग, इनका प्रयोग करके, डिटेल्स सच एज देयर मोटिवेशंस, बिलीव्स एंड वैल्यूज, उसके प्रेरणा क्या है, ठीक है, उसके श्रद्धा विश्वास क्या है और उसके मूल्य क्या है। तो ये अपने 4 सवाल हो गए हैं। लास्ट सवाल बचा है अपना। लास्ट सवाल है पहले क्वेश्चन का, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ए प्रोटोगोनिस्ट एंड एन एंटागोनिस्ट। तो कहानी के अंदर दो कैरेक्टर जिनका नाम है प्रोटोगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, क्या मतलब है इन दोनों का। तो देखो, दो मुख्य नायक होता है उसको तो कहानी के अंदर प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं, और जो इसके विपरीत एक नायक होता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में। फिर अपन दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या है, एड प्रीफिक्स, अपने को प्रीफिक्स ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि हिंदी के अंदर आप देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। देखो एक तो होता मूल शब्द, ठीक है, एक तो होता मूल शब्द जिसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। अब देखो रूट वर्ड के पहले अगर कोई भी अगर रूट वर्ड के पहले अगर कोई भी वर्ड आता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि उपसर्ग। और रूट वर्ड के बाद में कोई भी वर्ड आता है तो उसको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने को प्रीफिक्स पूछा है, जैसे कि कंफर्टेबल का क्या होगा, देखो
कंफर्टेबल में अपन रूट वर्ड देखते हैं। रूट वर्ड अगर सीख गए आप तो आराम से प्रीफिक्स और सफिक्स बता सकते हो आप। यहाँ तो आपको प्रीफिक्स पूछा है सिर्फ, ठीक है। तो देखो कंफर्टेबल का अगर रूट वर्ड देखें, मूल शब्द क्या है, कंफर्ट है, ठीक है। कंफर्ट से कंफर्टेबल बना है, और इसमें एबल है वह सफिक्स का यानी कि प्रत्यय का काम करता है। तो यहाँ पर प्रीफिक्स डिस को लगा देंगे, DIS इसका प्रीफिक्स होगा। तो नया शब्द कौन सा बन जाएगा, डिसकंफर्टेबल, ठीक है। ये अपना राइट आंसर होगा। अब देखो दूसरा अपना सवाल है नेसेसरी। देखो इसका रूट वर्ड क्या है, इसका रूट वर्ड है CEDERA, है ना। और इसके पीछे अगर अन लगा देते तो अननेसेसरी बन जाता है, यही अपना आंसर है। ऐसे तीसरा है लाइक, ठीक है। इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, और नया जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, अनलाइक बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको लाइक का सफिक्स पूछा जाता, यहां तो आपको प्रीफिक्स पूछा है तो आपने अनलाइक कह दिया। सफिक्स यानी कि लाइक के बाद में हम क्या जोड़े जिससे कि कोई एक नया मीनिंग वाला शब्द बन जाए, जैसे कि लाइकली, लाइकिंग, ये सफिक्स होंगे इसके, ठीक है। सफिक्स से नया सफिक्स जुड़कर नया शब्द होगा। वैलिड में अपन प्रीफिक्स जोड़ेंगे तो इनवैलिड बन जाएगा। चलो लास्ट में रह रहा है रिगार्ड। रिगार्ड में आप प्रीफिक्स लगाओगे तो देखो, रिगार्ड में प्रीफिक्स IR लगाएंगे, IR, तो इररिगार्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको रिगार्ड के आगे सफिक्स लगाने के लिए कहता तो लेस लगा देते, ठीक है। तो नया शब्द क्या बन जाता, रिगार्ड लेस बन जाता। अब देखो तीसरा सवाल अपन अटेम्प्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शंस। दोस्तों कंजक्शंस मतलब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इनको हिंदी में संयोजक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहला सवाल है ही रैन अवे, ब्लैंक दे रखा है यहां पे, ठीक है। ही वॉज टेरिफाइड, वह दौड़ गया क्योंकि वह डर गया था, ठीक है। अब देखो वह दौड़ क्यों गया, वह दौड़ क्यों गया, इस वाक्य में दो क्लोज है। तो जो दूसरा क्लोज है वो कारण बताने की कोशिश कर रहा है कि वह डरा हुआ था इसलिए दौड़ गया। तो दोस्तों यहां पर कारण बताया जा रहा है दूसरे क्लोज में, तो यहां पर बिकॉज कंजक्शन का यूज करेंगे। दूसरा है ही वॉज इल, वह बीमार था, ठीक है। ही डिड नॉट कम टू स्कूल, यहां पर भी जो दूसरा क्लोज है वह किस लिए आया है, क्योंकि दोस्तों वह बीमार था, यह एक कारण है, ठीक है। इसलिए बिकॉज वह स्कूल नहीं आया। ही वॉज शॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है। ब्लैंक ही बोरोड द रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम ए फ्रेंड। अब देखो ये जो दूसरा क्लोज है, देखो एक वाक्य में दो क्लोज है, यहां पर ही वाज शॉर्ट ऑफ मनी, उसके पास में पैसों की कमी थी इसलिए उसने अपने दोस्त से उधार ले लिए। तो दोस्तों यहां पर जो दूसरा जो क्लोज है इसका कारण क्या है, उसने अपने दोस्त से पैसे क्यों उधार लिए, क्योंकि उसके पास में पैसों की कमी थी। अगर कहीं पर दूसरे क्लोज में अगर आपको रिजल्ट दिख जाए, ठीक है, और पहले क्लोज में कारण दिख जाए तो अपन एक कंजक्शन का यूज करते हैं, सो का, ठीक है। फोर्थ है ही वर्क्स 7 days ए वीक, मैक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, कैसे, अगर देखो ये ऐसे आता ही वर्क 7 days, वह हफ्ते में 7 दिन काम करता है, ठीक है। ब्लैंक आता है, फिर ब्लैंक आ जाएगा, फिर ये मिसिंग है, ये वर्ड मिसिंग है, ही कैन नॉट, फिर पेपर में दिया हुआ मैक बोथ एंड्स मीट। देखो मैक बोथ एंड्स मीट ये एक इडियम्स होता है, एक मुहावरा होता है इंग्लिश के अंदर, मतलब जितना आप खर्च करते हो उतना कमाई भी तो होनी चाहिए, ठीक है। अब कमाई जैसे कि 1,000 रुपए है और खर्च कर दिए 1,200 रुपए, तो हमारे दोनों एंड है वो मीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी जितनी आवश्यकता है उतने कमाई होनी चाहिए, उतनी इनकम होनी चाहिए, तब दोनों एंड मीट हो पाएंगे, ठीक है। तो खर्चे के बराबर आय, ये होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो देखो यहां पर बिल्कुल दो एकदम फिट बैठेगा यहां पर कंजक्शन, ठीक है। और ही कैन नॉट यहां पर लिख देना चाहिए था, ही कैन नॉट, ओके, एज पर माई ओपिनियन। तो इसका दो सही आंसर होगा। अब पांचवा, जुपिटर इज बिगर देन मास, ठीक है, ये तो हर कोई कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या अटेम्प्ट करना है, डिफाइन लिटरेरी डिवाइसेस।
ठीक है। एक साहित्य के अंदर अलग अलग डिवाइसेस होती है, ठीक है, उसके माध्यम से हम वाक्यों को और ज्यादा सुंदर बनाते हैं और ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं, ताकि वाक्यों का इंपैक्ट पड़े रीडर के मन में। अब देखो यहां पर आपको दो लिटरेरी डिवाइस चार दी गई थी, ठीक है, तो मैंने आपको चारों ही समझाने की यहां पर कोशिश की है। पहला है सिन डोकी, ठीक है, दूसरा है अंडर स्टेटमेंट, तीसरा है टेंशन, फिर है चौथा पैराडॉक्स, ठीक है। तो सु डोकी इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो अपन ये जो लिटरेरी डिवाइस है, देखो चार में से आपको दो ही लिखनी थी, लेकिन मैंने आपको चारों समझा दी यहां पर, ठीक है। इसको इसका उच्चारण करते हैं पहले तो सही ढंग से, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सु नेक डू सी, सु नेक डू सी, ठीक है। तो इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल। देखो किसी भी एक शब्द के द्वारा अगर कोई बहुत बड़ा पूरा अर्थ डिफाइन किया जा रहा है, एक छोटे से शब्द के द्वारा पूरा अर्थ अगर परिभाषित किया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे कि यहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, सू नेग डू सी, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया लोस्ट बाई 4 विकेट्स, ठीक है, इंडिया लोस्ट बाई 4 विकेट्स। तो यहां पर इंडिया कहने का मतलब क्या है, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम है। इंडिया इस शब्द के माध्यम से अपन क्या समझ रहे हैं कि यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम लिखा हुआ है। अब दूसरा लिटरेरी डिवाइस पढ़ते हैं अपन अंडर स्टेटमेंट। तो इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच व्हेन ए स्पीकर मेक्स द सिचुएशन सीम लेस इंपॉर्टेंट। मतलब एक प्रकार का ये अलंकार है, एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है कि जब कोई वक्ता किसी भी स्थिति को बहुत कम महत्वपूर्ण बना देता है। जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, ऑर्गेनाइजिंग ऑल ऑफ द बुक्स इन दिस लाइब्रेरी डिड रिक्वायर ए लिटिल टाइम। देखो लाइब्रेरी के अंदर हजारों किताबें होती हैं, ठीक है, और हजारों किताबें वो बिखरी पड़ी है, अपने को सिस्टमेटिक ढंग से उनको जमानी है रेक में, ठीक है। तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, हो सकता है 2-5 दिन लग जाए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि लाइब्रेरी में जो किताबें हैं उनको जमाने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। तो जो वक्ता है, जो लेखक है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, इस स्थिति को लेस इंपॉर्टेंट बना दिया। उसकी नजरों में इसकी महत्वता है वो कम हो गई, ठीक है, उसने कम करके दिखाया है चीजों को। तीसरी लिटरेरी डिवाइस है टेंशन। तो देखो किसी भी साहित्य में तनाव कैसे पैदा किया जाता है। टेंशन इज जनरली क्रिएटेड इन लिटरेचर सो दैट रीडर्स वांट टू फील excited when they read novel, story or drama. The main goal of tension is to build up of suspense. देखो किसी भी कहानी के अंदर, किसी भी उपन्यास के अंदर या किसी भी ड्रामा के अंदर जब हम सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जब हम रहस्य वाली भावनाओं को लाना चाहते हैं, तब वहां पर टेंशन का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो रीडर है वो एक्साइटेड फील करे, ठीक है। चौथी लिटरेरी डिवाइस अपनी पैराडॉक्स। तो स्टेटमेंट अपीयर टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। ऐसा कथन जो खुद के ही विपरीत चला जाता है उसको पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे कि माई वीकनेस इज माई स्ट्रेंथ, ये मैंने आपको बताया भी था, मेरी जो कमजोरी है वही मेरी ताकतें हैं। तो कमजोरी कैसी ताकतें हो सकती है, दोनों स्टेटमेंट है ये अपने आप में विपरीत जा रहे हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट जा रहे हैं। तो यहां पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया, पैराडॉक्स का। अब देखो सवाल नंबर 5 पे आते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। हर एक सही आंसर के लिए अपने को 5 नंबर मिलेंगे यहां पर। तो एलेगरी क्या होता है, यहां पर एलेगरी को मैंने डिफाइन किया कि इट इज ए नैरेटिव स्टोरी दैट कन्वेज ए कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफिकल्ट मैसेज। इट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, क्वालिटी, ट्रुथ, एविल, डेथ। देखो एलेगरी क्या होता है, एलेगरी मतलब एक जब लेखक होता है, ठीक है, तो वह बहुत सारे कठिन मैसेज को, बहुत सारे कठिन संदेशों को बहुत, देखो वापस से समझते हैं एलेगरी क्या होता है। इट इज ए नैरेटिव स्टोरी। देखो एक नैरेटर की स्टोरी में अगर नैरेटर को, अगर लेखक को बहुत सारा, बहुत ज्यादा कोई कठिन, कोई उलझा हुआ अगर संदेश पहुंचाना होता है तो एलेगरी का यूज करता है। तो एलेगरी किसको रिप्रेजेंट, किसका प्रतिनिधित्व कर सकता है, किसको बता सकता है, किसी एक विचार को बता सकता है। एलेगरी किसी के गुण बता सकता है, किसी के सच्चाई को बता सकता है ना, और मृत्यु और एविल
को भी बता सकता है एलगरी। तो सीधा सा सिंपल सा ये है एलगरी, कि अगर लेखक को कोई कठिन संदेश बताना है, ठीक है, तो वह एलगरी का यूज करता है। अब देखो एलगरी का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपने बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी, वो कछुए और खरगोश वाली, कि खरगोश वह और कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है, वो बहुत तेज दौड़ता है, शुरुआत में दोनों की रेस होती है, और कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। अब खरगोश से बीच रास्ते में आके ऐसे सोचता है कि यार वो जो कछुआ था, टोटोइस था, ठीक है, वो मेरे को पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है, मैं जीत जाऊंगा रेस ये। तो दोस्तों हुआ ये कि जो खरगोश था, ठीक है, वो सोता ही रहेगा, जो कछुआ था वो धीरे धीरे चलकर डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक पहुंच गया, अंत में जीत कछुए की होती है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, लेखक यहाँ पे क्या सिखाना चाहता है, द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी इज द फैक्ट दैट स्लो एंड स्टडी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द बेस्ट वे टू विन द रेस। मतलब किसी भी एक रेस को जीतने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप धीरे चलो लेकिन लगातार चलो आप। दूसरा इसमें हाइपरबोली को पर नोट्स लिखना है। हाइपरबोली क्या होता है, बाय यूजिंग हाइपरबोली वी टेक एन ऑर्डिनरी एग्जेजरेशन टू न्यू हाइट्स। मतलब अपन इंसान की जो भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनका विस्तार करते हैं। जैसे कि आई डाइड लाइफिंग, कि मतलब इतना हंसा कि मैं मर ही गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भाव है, ठीक है, जो भाव इमोशंस है, उसका विस्तार किया जा रहा है कि मतलब इतना हंसा कि मैं मर ही गया, ठीक है। अब देखो तीसरा, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है वैसे। अब देखो तीसरा अपन अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पर, वैसे तो चार में से दो ही पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे। यूफेमिज्म क्या होता है, तो इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ए फ्रेज विच माइट बी डीम्ड ऑफेंसिव बाय वन विच implies द सेम मीनिंग बट डज नॉट कैरी ऑफेंसिव विद इट, ठीक है। अब देखो यूफेमिज्म क्या होता है, जैसे कि अगर किसी भी रिश्तेदार या किसी भी करीबी की अगर डेथ हो जाती है, निधन हो जाता है उसका, तो कहने के दो तरीके होते हैं, है ना। एक तो बुरा वाला, एक एक ऐसा तरीका जिससे थोड़ा सही लगता है। जैसे कि एक इंसान ने कहा कि वह मर गया। अभी इस वाक्य से सामने वाले की जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, वो हर्ट हो सकती है। बजाय ये कहने की कि वह मर गया, क्या कहना चाहिए कि उनका निधन हो चुका है, ठीक है। तो देखो ही डाइड ये एक ऑफेंसिव तरीका कहने का, और ही पास्ड अवे ये एक सही तरीका है, ठीक है। ये यूफेमिज्म कहलाता है। फिर चौथा है ओनोमटोपोइया, ठीक है। तो क्या होता है, व्हाट्स दैट साउंड दैट डिस्क्राइब, जैसे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी ध्वनि को बताते हैं, ठीक है, जैसे कि बज, स्प्लैश, बूम। देखो बज की जो साउंड होती है वो कहां पर आती है, जहां पर जो इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, ठीक है, हवा में उड़ते रहते हैं, तो बज की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। स्प्लैश की जब कब आती है, तब किसी भी तालाब के अंदर हम पत्थर फेंकते हैं तो स्प्लैश की आवाज आती है। बूम की आवाज कब आती है, जब कोई पत्थर पानी के अंदर फेंकते, सॉरी, बूम की आवाज कब आती है, जब कोई क्रैकर है, ठीक है, कोई क्रैकर जब फूटता है तो बूम की आवाज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट टू द पार्क, देखो टू प्ले सोकर, यहां पर क्या दिया है कि आपको वाक्यों को सही करना है, ठीक है। अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसको सुधारना है अपने को। अब देखो इसका करेक्ट क्या हो सकता है, मी एंड माई फ्रेंड्स, है ना, दो तरह के सही हो सकता है, मी एंड माई फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, अपन लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पर दो, अब देखो यहां पर जो दो प्रीपोजिशन दिए गए हैं, टू और एक टू, वेंट टू द पार्क टू प्ले सोकर, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा अनावश्यक विस्तार सा लग रहा है, तो इसको ऐसे बना दो आप, मी एंड माई फ्रेंड्स प्लेड सोकर इन द पार्क, ठीक है। इन द, देखो इन कहां पे आता है, अगर इनका भी यूज कर सकते हो, एट का भी यूज कर सकते हो पार्क से पहले, ठीक है। इनका कैसे कि मतलब मतलब पार्क कोई निश्चित नहीं है ना, कि मतलब चार पांच पार्क, किसी भी पार्क में सोकर खेलने चले गए। अगर किसी विशिष्ट पार्क की यहां पर बात की जाती तो वहां पर आता एट द पार्क, ठीक है, एट द पार्क। तो इन द पार्क मैंने लिख दिया,
मी एंड माई फ्रेंड्स प्लेड सोकर, मेरे और मेरे दोस्तों ने सोकर खेला, कहां पर, पार्क में। या इसको ऐसे ही बना दो, मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट इन द पार्क टू प्ले सोकर। अब ये सही लग रहा है, ठीक है। दूसरा यहां पर सेंटेंस है, इसको सही करना, सी डोंट लाइक पिज्जा बट सी लाइक पास्ता, ठीक है। तो उसको पिज्जा पसंद नहीं है लेकिन वह पास्ता पसंद करती है। तो यहाँ पे डोंट है ना, ये गलत है, क्योंकि डोंट है वो प्लूरल के साथ में आता है, वो बहुवचन के साथ में आता है। सी डज नोट, ठीक है, यहाँ पर अगर एक वचन है तो डज नोट का यूज होगा, सी डज नोट लाइक पिज्जा बट सी लाइक पास्ता। सी तीसरा सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर, द बुक विच वॉज रिटन बाई जेके रोलिंग इज माई फेवरेट, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये जो विच लिखा हुआ ना, इस विच को आप हटा दो, ठीक है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस सेंटेंस को मैंने करेक्ट कर दिया, यहां पर मैंने विच हटा दिया है, ठीक है। द बुक वॉज रिटन बाई जेके रोलिंग इज माई फेवरेट, ठीक है, ये सही है। फिर फोर्थ है, आई वेंट टू द स्टोर टू बाई सम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बट दे वाज ऑल सोल्ड आउट। इस वाक्य को अपने को करेक्ट करना है। तो देखो यहां पर एप्पल्स और ऑरेंजेस मिलकर के प्लूरल का सेंस दे रहे हैं, तो ये वाज की जगह आप वर लिख दो, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट है, मी एंड माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू द मॉल टुडे। तो इसको सही करते हैं, आई एंड। देखो यहां पर मी की जगह आप आई लिखो, ठीक है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का काम करेगा। आई एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द मॉल टुडे, ठीक है। अब देखो प्रीपोजिशन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रीपोजिशन, क्या क्या प्रीपोजिशन आएंगे। प्रीपोजिशन होता क्या है, किसी भी नाउन और प्रोनाउन से पहले कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ड जो कि हमें किसी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, लोकेशन के बारे में बताते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ द कैट इज हाइडिंग, मतलब एक जो कैट है वो छुपी हुई है, कहां पर, किसके नीचे, कोच के नीचे, ठीक है। अंडर यहाँ पे सही होगा। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, ऑन आएगा सेकंड में। ही गोज टू बेड, टाइम से पहले 8 है, वो लोकेशन भी बताता है और टाइम भी बताता है, तो यहाँ पे 10 PM से पहले 8 प्रीपोजिशन आएगा। ही इज गोइंग टू मार्केट ऑन फुट। देखो बाई फुट कहा, देखो बाई का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब हम बस का यूज करते हैं, ठीक है, फ्लाइट का यूज करते हैं और ट्रेन का यूज करते हैं, तब वहां पर बाई का यूज करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जब आता है तब बाई का यूज होगा, और जब फुट आता है तब ऑन का इस्तेमाल होता है। अब देखो फोर्थ, द प्लेयर्स प्रैक्टिस रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, ठीक है, यहां पे ऑन आएगा। फिर एफ, रोहन इज रीडिंग ए बुक, एट भी आ सकता है और ऑन भी आ सकता है बीच पे, ठीक है। अब देखो एट और ऑन दोनों ही सही होंगे इसमें, क्योंकि रोहन की जो स्थिति है वो बताई नहीं गई कि रोहन मिट्टी के ऊपर ही बैठ के वो किताब पढ़ रहा है या फिर बीच के किनारे पर पढ़ रहा है। तो ऑन कहां पे आता है कि जहां पर सैंड इटसेल्फ, मतलब मिट्टी के ऊपर ही बैठकर पढ़ रहा है। एट का कहां पे यूज होगा, तट के किनारे अगर वो बैठकर अगर पढ़ रहा है तो वहां पर एट का इस्तेमाल होगा। तो एट और ऑन दोनों ही सही होंगे इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। मोस्ट चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी दीज डेज, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आजकल लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इन यहाँ पे सही होगा। फिर है आई एम गोइंग टू सी ए मूवी, यहां पर माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ में मैं एक मूवी देखने जा रहा हूं, तो यहां पर विद का इस्तेमाल सही होगा। द कप वाज केप्ट द प्लेट, ठीक है, प्लेट के ऊपर कप रखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर कप की स्थिति क्या है, प्लेट के ऊपर है, तो यहां पर ऑन एकदम सही होगा। द फ्लोर्स वर अरेंज्ड ब्यूटीफुली, मतलब जो फूल हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही सुंदर ढंग से जमाए गए, किसमें, वेस में। वेस क्या होता है, एक बर्तन होता है, ठीक है, वेस क्या होता है, एक बर्तन होता है, डेकोरेटिव बर्तन, ठीक है, डेकोरेटिव कंटेनर होता है जिसके अंदर फूल लगे होते हैं, ठीक है, तो इन द वेस ये यहां पर सही होगा। अब 8वां सवाल देख लेते हैं, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। देखो फ्रेजल वर्ब से अपन यहां पर सेंटेंस बनाएंगे। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि कोई मशीन वो है बंद हो जाना, तो हिज बाइक ब्रोक डाउन। देखो यहां पर ब्रेक की मैंने सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया है, उसकी जो बाइक है वो खराब हो गई। पास्ट सिंपल में क्या होता है,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हिज बाइक ब्रोक डाउन, ये एकदम सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिल जाना, ठीक है, अचानक से मिलना। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर सम पेपर्स एंड आई केम अक्रॉस एन ओल्ड इमेज, कि मैं तो पुराने जो कुछ पेपर है देख रहा था, ठीक है, और अचानक से मेरे सामने एक जो पुरानी तस्वीर है वो सामने आई, ठीक है। तो कैम अक्रॉस सही होगा यहाँ पे, ठीक है, इससे मैंने सेंटेंस बना दिया। टेक ऑफ का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, टेक ऑफ का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब का उतारना, ठीक है। तो टेक ऑफ योर केप, अपनी आप जो केप है वो उतारिए। वियर ऑफ का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, जैसे कि अपन कोई दवाई लेते हैं उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मैंने क्या इसका एग्जाम्पल बनाया, द पेन किलर, यहां पर वियर की सेकंड फॉर्म लिखी है वोर ऑफ आफ्टर 3 आवर्स। तो जो पेन किलर्स ली है, पेन किलर्स दवाई खाई है, उसका 3 घंटे के बाद में असर कम हो गया, ठीक है। गेट अलोंग का मतलब क्या होता है, हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन, किसी के साथ में दोस्ताना व्यवहार, उस सेंस में अपन गेट अलोंग फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने बना दिया है, आई वांट टू गेट अलोंग विद एवरीवन, मैं हर किसी के साथ में अपने जो दोस्ताना व्यवहार है वो बना लेता हूं, मतलब हर किसी के साथ में फ्रैंक होता हूं मैं। सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं अपन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, identify and explain the figure of speech in the following sentence in about 100 words each। देखो यहां पर अपने को फिगर ऑफ स्पीच है वो ढूंढना है, ठीक है। तो यहां पर मैं ढूंढता हूं पहली लाइन के अंदर, ठीक है, हर आइज वर स्टार्स, हर आइज वर स्टार्स शाइनिंग इन द नाइट। देखो यहां पर आंखों की तुलना है वो चमकते हुए सितारे के साथ में की गई है। तो देखो यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, मेटाफोर। मेटाफोर यानी कि रूपक अलंकार। क्या होता है, अपने को कारण है वो जस्टिफाई करना है यहां पर, बिकॉज कंपैरिजन इज मेड बिटवीन आइज एंड स्टार्स, आंखों और स्टार्स के बीच में कंपैरिजन किया, ठीक है। दूसरा यहां पर क्या है सेंटेंस, सी सेल्स बाय द सी शोर। देखो किसी भी अगर वाक्य में कोई एक अल्फाबेट बार बार रिपीट होता है, यहां पर जो एस नाम का अल्फाबेट है, एस नाम का कॉन्सोनेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एलिट्रेशन, बिकॉज द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ एस इज रिपीटिंग, ठीक है, एस बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह अलिट्रेशन होगा, ठीक है। अलिट्रेशन पहले में मेटाफोर था, दूसरे में अलिट्रेशन, ठीक है। तीसरा देखते हैं इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ही वाज ए, ही हैज ए हार्ट लाइक स्टोन, मतलब उसका जो दिल है वो पत्थर जैसा है। यहां पर देखो दिल की तुलना पत्थर के साथ में की गई है, दोनों में एक कम से कम समानता है, ठीक है, कि जो दिल है वो भी मतलब बहुत कठोर है, और जो पत्थर होता है वह भी बहुत कठोर या रिजिड होता है, ठीक है, टफनेस होती है। तो देखो ऐसा कौन सा अलंकार होता है जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक सिमिलरिटी अथवा एक समानता होती है, तो वह सिमिली होता है, ठीक है। कारण लिख दो, बिकॉज हिज हार्ट एंड स्टोन हैज वन कॉमन सिमिलरिटी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो हार्ट और स्टोन में आपने क्या बताया कि एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए वहां पर सिमिली का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, आस्क नोट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। देखो ये एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है गाइज, है ना। अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था, जॉन एफ कैनेडी, उनके द्वारा कहा गया था, ठीक है, अपनी जनता को कि आस्क नोट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, कि ये मत पूछो कि आपका जो देश है वो आपके लिए क्या कर सकता है, आपको ये पूछना चाहिए कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर सेंटेंस में जो वर्ड है उसका रीअरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। पहला सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, ठीक है। पहले ही सेंटेंस में शब्दों का जो क्रम है वो बदल दिया गया है। तो ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, काइस्मस, ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया भी था, बिकॉज हियर वी सी द वर्ड्स ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, यहां पर शब्दों का जो क्रम है वो बदला जा रहा है, ठीक है, काइस्मस इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। दोस्तों इस वाक्य में इडियम्स का यूज हो रहा है, मुहावरों का यूज हो रहा है, ठीक है। कैट्स एंड डॉग, रेनिंग कैट्स एंड डॉग क्या मतलब होता है,
मूसलाधार बरसात होना, तेज बरसात होना, ठीक है। तो ये इडियम है बिकॉज दिस लाइन हैज डिफरेंट लिटरल एंड एक्चुअल मीनिंग। मुहावरे या इडियम क्या होते हैं, जिनका जो शाब्दिक अर्थ, ठीक है, लिटरल मीनिंग अलग होता है। अब देखो कुत्ते और बिल्लियों की तो बरसात होगी नहीं, ठीक है, पानी की बूंद ही बरसेंगी, लेकिन मूसलाधार बरसात के सेंस में अपन कह देते हैं कि इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सफिक्स अपने को ऐड करना, होप के अंदर होपफुल मैंने ऐड कर दिया है। अब देखो यहाँ पे होपलेस भी कोई ऐड कर सकता है, वो भी सही होगा, होपलेस और होपफुल भी ठीक है। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं आशावादी हूं, ठीक है। अगर कोई निराशावादी है वो तो होपलेस लिख के आ जाएगा, और कोई आशावादी है लाइक मी वो होपफुल यहाँ पे लिख के आएगा। बिल्कुल सही आंसर है। केयर का हो जाएगा केयरफुल, केयरलेस भी सही हो सकता है, ठीक है। ग्रीन का मैंने बना दिया ग्रीनिश, ग्रीनर भी बना सकते हैं। डेंजर का बना दिया डेंजरस सफिक्स बनाकर। मिल्क का मैंने मिल्की बना दिया है, ठीक है। अब लास्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। 10th में बी पार्ट, दो सवाल है। ए पार्ट कंप्लीट कर लिया, हमें शब्दों के आगे प्रत्यय लगाना यानी कि सफिक्स लगाना था। ये आपको मूल शब्द दे रखे हैं, होप का होपफुल, केयर का केयरफुल, ग्रीन का ग्रीनिश, डेंजर का डेंजरस, मिल्क का मिल्की। यह सफिक्स लगाकर मैंने एक नया शब्द बना दिया है, ठीक है। अब देखो 10th क्वेश्चन में बी पार्ट देखते हैं, ठीक है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो देखो कंज्यूम एक शब्द है, और हमें एक ऐसा वाक्य बनाना है जहां पर जो कंज्यूम वर्ड है वो एडजेक्टिव अर्थात विशेषण की तरह काम कर रहा है, ठीक है। चलो ये सेंटेंस बना दिए हैं। कंज्यूम वर्ड यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बिल्डिंग ए लार्ज हाउस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब एक बहुत बड़ा घर बनाना, इसमें काफी ज्यादा समय वो खर्च हो सकता है, ठीक है। डांस एक शब्द है, और एडजेक्टिव इसको एज ए एडजेक्टिव के रूप में हमें सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। इट्स दियर ट्रेडिशनल डांस, यह है उनका पारंपरिक नृत्य है। तो यहाँ पे जो डांस है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तीसरा है डिफेंड। डिफेंड एक शब्द है जिसको एडजेक्टिव के रूप में हमें एक सेंटेंस के अंदर यूज करना है। तो मैंने कर दिया, आई हैव ए राइट टू डिफेंड माई सेल्फ, मुझे अपने आप की बचाव का पूरा अधिकार है। फिर है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई, जैसे कि फसल की कटाई करना, तो एक वर्ब है, ठीक है। ऐसा सेंटेंस बनाना है हार्वेस्ट शब्द को लेकर जिस वाक्य में हार्वेस्ट नाम का जो शब्द है वो क्रिया का काम करे। तो आई एम हार्वेस्टिंग व्हीट, मैं गेहूं की कटाई कर रहा हूं। फिफ्थ है क्रश। क्रश एक शब्द है, इसको एडजेक्टिव के रूप में हमें लिखना है। तो आई हैव ए क्रश ऑन यू। तो दोस्तों ये अपना पेपर का सॉल्यूशन है, ये एंड होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्त यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक बढ़िया सा कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।